फ्रांस के बाद यूएई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों चित हो गए। कूटनीति के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का कुछ घंटों का यूएई दौरा बेहद अहम साबित हुआ, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए रिश्तों की बुनियाद रखी। उनकी चाल चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ा रही है, जिसकी बानगी तो तभी दिख गई जब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खुद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पहुंच गए। प्लेन से उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से यूएई के क्राउन प्रिंस से गले मिले। एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस शेख खालिद ने जिस अंदाज में स्वागत किया वो मोदी का कद दिखाने के लिए काफी था। तस्वीरों से साफ हो गया कि यूएई और भारत के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात से एक ऐसी जुगलबंदी तैयार होने वाली है जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन की भी नींद उड़ा देगी। अब तक पाकिस्तान ने अमेरिका और फ्रांस में भारत का दबदबा देखा था, लेकिन मुस्लिम देश होने के बावजूद यूएई और पश्चिम एशिया की तमाम बड़ी शक्तियां आज भारत के साथ खड़ी हैं, जिसमें यूएई भी शामिल है। लेकिन नए समीकरण तो चीन को भी परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी के कदम यूएई की जमीन पर पड़े तो पूरी दुनिया की निगाहें उन पर थी। कुछ घंटों का ये दौरा कई कारणों से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा से मुस्लिम देशों को एकजुट करता नजर आया है। लेकिन यूएई में मोदी का सम्मान देखकर पाकिस्तान तो पाकिस्तान, चीन भी सोचने को मजबूर हो गया। अबू धाबी के कसर अल वतन पहुंचने पर खुद यूएई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में खड़े थे, और जब राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने बाहें खोलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया तो चीन पाकिस्तान का हैरान परेशान होना तय है। क्योंकि दोनों देशों के संबंध पहले से काफी बेहतर हुए हैं, हर भारतीय अब यूएई को सच्चे दोस्त की तरह देखता है, जिसकी एक तस्वीर यूएई के राष्ट्रपति भवन में भी देखने को मिली है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद बेहद खुश नजर आए। इसके बाद दोनों आगे बढ़े और फिर भारत के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सेना से सलामी लेने के मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद एक साथ आए और फिर राष्ट्रपति ने हाथ मिलाकर मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ये तस्वीरें दुनिया को ये बताने के लिए काफी थीं कि भारत का कद दुनिया में कितना बढ़ चुका है और हिंदुस्तान के बिना दुनिया अधूरी है। भव्य स्वागत के बीच यूएई के राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2019 में अपना सर्वोच्च सम्मान देने वाले यूएई ने आज 4 साल बाद भी मोदी का दिल खोलकर इस्तकबाल किया। और इस दौरान राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी की कलाई पर एक फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। इससे पहले पीएम मोदी के स्वागत में बुर्ज खलीफा को सुंदर लेजर लाइटों से सजाया गया। बुर्ज खलीफा की गगनचुंबी इमारत में तिरंगे के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखी, जिसमें वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यूएई और भारत के बीच एमओयू भी साइन हुए। मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की उपस्थिति में एमओयू का आदान प्रदान किया गया और दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए और फिर एमओयू की फाइलें अदला बदली की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और पूरे डेलीगेशन की मौजूदगी में ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 यूएई के मनोनीत अध्यक्ष और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के ग्रुप सीईओ डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर के साथ एक बैठक की। इसके बारे में पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर बताया कि जाबेर के साथ बातचीत बहुत सार्थक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई की जमकर तारीफ की और यूएई में मिले सम्मान के लिए आभार जताया। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हमारे संबंधों का विस्तार उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी विजनरी और बहुत क्लियर थिंकिंग ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे मित्र के रूप में देखता है।
पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह 5वां यूएई दौरा है। 2019 में पीएम मोदी को यूएई ने अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा इतना अहम क्यों माना जा रहा है। बता दें कि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होता है। अभी भारत यूएई से आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है, लेकिन इस दौरे में दोनों देशों के बीच एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करने पर सहमति बनी है और इस समझौते से भारत को काफी फायदा होगा और यूएई के साथ व्यापार भी कई गुना बढ़ जाएगा। यूएई ही एक ऐसा देश है जहां से रूस, सऊदी अरब और इराक के बाद सबसे ज्यादा तेल भारत आता है। पीएम मोदी का यूएई दौरा इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि यूएई उन अरब देशों में से एक है जो पाकिस्तान के भी नजदीक है। यूएई हमेशा ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को कर्ज देकर उसे हर बार डिफॉल्ट होने से बचा लेता है। लेकिन पाकिस्तान से अच्छे संबंध होने के बावजूद यूएई कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ कोई भी बयान देने से बचता है। यूएई के साथ हमारे मजबूत रिश्तों की एक झलक उस वक्त भी देखने को मिली थी जब 2019 में धारा 370 हटाए जाने का यूएई ने विरोध करने से इनकार कर दिया था और इसे भारत का आंतरिक मामला बताकर पाकिस्तान से अच्छे संबंध होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इसके अलावा यूएई भारत पाकिस्तान के बीच संबंध बेहतर करने का भी हिमायती रहा है। इससे पहले फ्रांस में भी भारत का डंका बजा। फ्रांस में एक बहुत बड़ा रक्षा समझौता हुआ जिसमें फाइटर जेट के इंजन को मेक इन इंडिया के तहत बनाने पर सहमति बनी, जिसका मकसद है फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का विस्तार करना। दरअसल भारत और फ्रांस ने 2047 तक रणनीतिक साझेदारी का रोड मैप तैयार किया, जिसके तहत अगले 25 साल के रणनीतिक समझौते का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। खास तौर पर फाइटर जेट के इंजन, हेलीकॉप्टर के इंजन और सबमरीन पर साथ काम करने का खाका खींचा जाएगा। इस साल के अंत तक जेट इंजन को लेकर एक रोड मैप तैयार होगा। फ्रांस की कंपनी सैफों और डीआरडीओ के बीच समझौता हुआ है। भारत ने अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे हैं और अब दोनों देश मिलकर फाइटर जेट के इंजन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में लड़ाकू विमान के जेट इंजन को साथ में विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है, जिससे भविष्य में भारत में रफाल जैसे लड़ाकू विमान के इंजन तैयार हो सकेंगे। वहीं 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के तहत फ्रांस के साथ और भी कई समझौते हुए जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने पर सहमति बनी, जबकि 2 और डिफेंस डील को अंजाम दिया गया, जिसमें शामिल है बहुत ही खास हेलीकॉप्टर इंजन की डील। भारत में इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इंजन का एक कार्यक्रम चल रहा है और उसी के साथ अब फ्रांस की कंपनी ने सहयोग के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सैफों हेलीकॉप्टर इंजन और एचएएल के बीच एक समझौता हुआ है। दोनों कंपनियां हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का इंजन बनाएंगी। इसके अलावा पेरिस में डीआरडीओ का एक टेक्निकल ऑफिस भी खोला जाएगा। वहीं विदेश मंत्रालय ने भारत और फ्रांस के बीच 26 और रफाल को लेकर होने वाली डील को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। पहले कहा गया था कि भारत नौसेना के लिए 26 और रफाल फाइटर जेट खरीदेगा। तो इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई से पहले फ्रांस दौरे पर रहे और इस दौरान पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का जलवा देखा। पेरिस में मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति मैक्रो ने एक डिनर रखा था और 1953 के बाद पहली बार फ्रांस ने किसी विदेशी नेता के लिए लूव्र म्यूजियम में डिनर होस्ट किया। डिनर के दौरान टोस्ट रेस करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस मिलकर दोनों देशों की भलाई के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा और शांति में भी अहम योगदान दे रहे हैं। यूरोप में भारत की जय जयकार हो रही थी तो मोदी ने यूरोप से पाकिस्तान को भी धो डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के पाले आतंकियों और उनके आकाओं को सख्त चेतावनी दी कि अगर बॉर्डर क्रॉस करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति बहाली की स्थापना करने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी 28 जुलाई को राजस्थान के नागौर जाएंगे। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी फिर राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 28 जुलाई को नागौर के खरनाल जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम ने इसी महीने 8 जुलाई को बीकानेर में रैली की थी। पटना में बीजेपी नेता की लाठीचार्ज में हुई मौत की जांच करने के लिए बीजेपी की टीम पटना पहुंची।
सांसद मनोज तिवारी समेत समिति के बाकी सदस्यों ने घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जांच के बाद ये टीम पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी। सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज वंदे भारत ट्रेन की सवारी की। यात्रा के दौरान ठाणे रेलवे स्टेशन पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि राजनीतिक प्रदर्शन के लिए जानवरों को शोभा की वस्तु बनाया जा रहा है। मानहानि केस में सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। राहुल गांधी ने सूरत हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। बारिश और बाढ़ के दिनों में आसमान छूती सब्जियों के दाम पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान पर विवाद शुरू हो गया है। अपने बयान में मुख्यमंत्री ने महंगी सब्जियों के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सब्जियों की कीमत ज्यादा नहीं, लेकिन शहरों तक पहुंचते ही इनकी कीमत एक खास वजह से बढ़ जाती है। गाँव तो सब्जिर दाम कम आछे, गोटे बेसी दाम लय आछे, कोने दाम लय आछे? मिया बेपारी बिलाके यार तो दाम तो बेसी लय आछे। जाहिर है मुख्यमंत्री ने सब्जी बेचने वालों को इसकी बढ़ती कीमत के लिए जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इसके लिए भी उनके निशाने पर एक खास समुदाय ही रहा। इस बयान पर विवाद होना ही था और इसका बीड़ा उठाया AIUDF के मुखिया बदरुद्दीन अजमल ने। बदरुद्दीन अजमल ने मुख्यमंत्री के बयान को 2 समुदायों में दरार पैदा करने की कोशिश करार दिया। तो मुसलमान और हमारे होमिया भाइयों को भीतर एटा विभाजन लगे मारामारी এইটোৰ ওপৰত যদি কোনো জেগাত কোনো এটা এইটো কাৰণে দায়ী চৰকাৰ থাকিব, ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने भी तंज कसा। ये इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। अरे क्या साइंटिस्ट है ये। मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियां पे डाल दो। अच्छा, वो जो अब मोदी जी जाकर पूरे विदेश जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी क्या मियां है। अब जब UAE में उतरे हैं मोदी जी अभी दुबई में, मियां ही से तो मिल रहे हैं ना, मियां ही से तो मिल रहे हैं। अब आप इनको मियां से तकलीफ, यही देखिए ये इनका नफरत की राजनीति करते हैं बीजेपी, इसमें हमको मालूम है। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि UCC आया तो इस्लाम और मुसलमान दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनावी फायदे के लिए UCC का इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए उसमें हिंदुओं को छूट देने की तैयारी की जा रही है। जहां कहीं भी हिंदू कस्टम आता आपने एग्जम्पशन दे दिया, जहां कहीं भी हिंदू रीति रिवाज आ रही आपने एग्जम्पशन दे दिया। और मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे कुरान में लिखा है तो आप बोलते नहीं, इसको हम नहीं मानेंगे। ओवैसी ने यह भी दावा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसी को फायदा नहीं होगा और इसके कारण सभी धर्म के लोग नुकसान उठाएंगे। इसमें हिंदू भी नुकसान उठाएगा, कस्टमरी लॉज खत्म हो जाएंगे, इसमें आदिवासी नॉर्थ ईस्ट के भी नुकसान उठाएंगे, आम आदिवासी भी नुकसान उठाएगा, सिखों को नुकसान होगा, ईसाइयों को नुकसान होगा। देश का फायदा कुछ नहीं है इसमें। हालांकि सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की वकालत कर रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी UCC लाने के संकेत दे चुके हैं। संसद के मॉनसून सत्र में इस पर चर्चा होने की बात की जा रही थी। हालांकि अब इसकी उम्मीद कम ही है क्योंकि लॉ कमीशन ने UCC पर लोगों से राय मांगने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को पत्र लिखकर एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। चिराग पासवान ये पत्र मिलने की तस्दीक कर चुके हैं। इस दौरान उनके बयान से संकेत मिले कि वो एनडीए की बैठक में जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का पत्र जरूर हम लोग को प्राप्त हुआ है और इस बैठक में एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित उसमें किया गया है। बहरहाल आज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर अंतिम निर्णय उसी में लिया जाएगा कि इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जाएगी
नहीं जाएगी। पर हाँ, समय समय पर हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, मुद्दों के आधार पर हमेशा। करगिल में सैन्य हथियारों की खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस से पहले सेना ने अपने हथियारों की खास प्रदर्शनी रखी है। हथियारों की इस प्रदर्शनी में भारत में निर्मित धनुष तोप के साथ बोफोर्स होवित्जर तोप शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने नॉर्दर्न कमांड LOC का दौरा किया। सेना प्रमुख ने चिनार कॉर्प्स के जवानों से मिलकर सैन्य तैयारियों की समीक्षा की और उनका मनोबल बढ़ाया। 2019 के हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने CM योगी और DM पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां करने को लेकर ये फैसला सुनाया। बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बचे। जालंधर पहुंचे मुख्यमंत्री मान शाहकोट के पास सतलुज के बांध में आई दरार का मुआयना करने पहुंचे थे, जहां उनकी नाव तेज धार में डगमगाने लगी, जिसका एक वीडियो सामने आया। वीडियो में मुख्यमंत्री भगवंत मान नाव पर सवार होकर एक टूटी सड़क की तरफ बढ़ते दिखे, जहां पहले से प्रभावित लोग इंतजार कर रहे थे। किनारे पर पहुंचने से पहले लोगों को उत्साहित करने के लिए नाव पर सवार लोग नारे लगाते सुनाई पड़े। किनारे पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री मान फिर नाव में सवार हो गए। उनके साथ राज्यसभा के सदस्य संत बलवीर सिंह सिचेवाल के अलावा कई लोग थे। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही नदी की तेज धारा के पास पहुंची, अचानक जरूरत से ज्यादा धुआं छोड़ती नाव डगमगाने लगी। हिचकोले खाती नाव एक तरफ जैसे ही ज्यादा झुकी, आसपास दहशत में शोर गूंज उठा। जब नाव पानी में ज्यादा हिचकोले खाने लगी तो उससे बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा। हालांकि नाव फौरन संभल गई और सभी लोग सुरक्षित किनारे की तरफ लौट आए, लेकिन इस दौरान नाव पर सवार लोगों के साथ ही किनारे पर मौजूद आम लोगों और अधिकारियों की सांसें अटकी रही। पीछे करा दो यार। सोचिए, जिस बोट पर मुख्यमंत्री सवार हो, अगर वो इस तरह हिचकोले खाने लगे तो चिंता होना लाजमी है। ऐसे में मुख्यमंत्री मान की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। बताया गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जिस मोटर बोट में सवार थे, उस पर क्षमता से ज्यादा लोग थे और किसी अधिकारी ने खतरे के बावजूद ज्यादा लोगों को मोटर बोट पर सवार होने से नहीं रोका। यही नहीं, इसकी जो तस्वीरें सामने आई, उसमें बोट पर मौजूद लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते दिखे, जिससे मोटर बोट के संतुलन बिगड़ने की एक बड़ी वजह इसे माना गया। मोटर बोट जिस तरह से धुआं उगलता दिखा, उससे भी उसकी क्षमता को लेकर सवाल खड़े होने लगे। डगमगाती नाव का वीडियो सामने आने के बाद यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर बोट पर क्षमता से ज्यादा लोगों को चढ़ने से क्यों नहीं रोका गया। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शाहकोट के गिद्दड़ पिंडी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। बाढ़ की वजह से पंजाब की सभी नदियां उफान पर है और इससे जबरदस्त नुकसान हुआ है। खासकर खेती के लिए मशहूर पंजाब में फसलें तो पूरी तरह बर्बाद होती दिखी, जिसकी एक झलक एक वीडियो में दिखी, जहां महज 15 सेकंड में कई एकड़ खेत दरिया में बदलता दिखा और गांव वाले बेबसी से ये मंजर देखते रह गए। कुछ ऐसा ही हाल संगरूर इलाके का भी दिखा, जहां घर, मकान, खेत खलिहान से लेकर नेशनल हाईवे तक डूब गए। सड़कें नदी में बदली तो गाड़ियों की रफ्तार थमनी ही थी। ऊपर से हादसे का अभिशाप भी साथ था। नेशनल हाईवे पर 2 ट्रॉली पलटी दिखी और बताया गया कि हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। नेशनल हाईवे जब हादसे के हाईवे में बदले तो हर मिनट खतरा मंडराता दिखा। घग्गर नदी के उफान ने संगरूर के कई गांवों को समंदर जैसा तो बना ही दिया, साथ ही नेशनल हाईवे नंबर 52 पर बीते 72 घंटे से ब्रेक भी लगा दिया। पानी की रफ्तार के आगे हाईवे टिक नहीं सका। कुछ ऐसे ही हालात में फिरोजपुर के गुरु हर सहाय में एक व्यक्ति सतलुज नदी के पानी में बह गया, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। हादसे से गुस्साए बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर बदइंतजामी का आरोप लगाकर धरना शुरू कर दिया। वहीं बाढ़ और बारिश से परेशान असम की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती दिख रही हैं। इसकी एक वजह भूटान के कुरिचू बांध से छोड़ा गया पानी भी बना, जिसके बाद बाढ़ प्रभावितों की संख्या 70,000 तक पहुंचने का अनुमान है। और ऐसा अनुमान है तो ये गलत भी नहीं, क्योंकि असम से आने वाली हर एक तस्वीर इसकी गवाही सी देती लगी, जिसका असर राज्य के 17 जिलों पर दिखा। ब्रह्मपुत्र नदी में उफान से चिरांग और बोंगाई गांव
गांव या आबादी वाले इलाके की तरह लग ही नहीं रहे। पानी को जहां से रास्ता मिला उसने उसे ही नदी जैसा बना दिया। समंदर जैसे नजर आने वाले इलाके में जहां तहां फंसे मवेशी और वाहन रिहायशी इलाके का आभास देने लगे। यहां आफत में फंसे लोगों के लिए नाव ही एक उम्मीद है, जिसके जरिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का सिलसिला जारी है। पानी में डूबे गांव, पानी में डूबी सड़कें और उम्मीद की नाव, फिलहाल यही असम की पहचान है। चूंकि इसी मुसीबत की घड़ी में भूटान के कुरिचू बांध से भी पानी छोड़ा गया है, इसीलिए प्रशासन सतर्क है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच तीसरे दिन ही खत्म हो गया, लेकिन मैच में कुल 9 रिकॉर्ड बने। विराट, अश्विन और यशस्वी के नाम 7 रिकॉर्ड रहे, जबकि 2 रिकॉर्ड टीम इंडिया ने बनाए। यशस्वी जायसवाल 171 रन बनाकर आउट हुए। डेब्यू पर भारत के लिए यह तीसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने 8वीं बार टेस्ट मैच में 10 से ज्यादा विकेट लिए और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले की बराबरी की। यही नहीं, दूसरी पारी में 7 विकेट और पहली पारी में 5 विकेट लेकर अश्विन वेस्टइंडीज में 12 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बने। अश्विन ने दोनों पारियों में 5 से ज्यादा विकेट लेकर छठी बार यह कारनामा किया। इसके अलावा अश्विन ने वेस्टइंडीज में 11 विकेट लेने के सईद अजमल के रिकॉर्ड को तोड़कर किसी भी स्पिनर द्वारा बेस्ट परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वेस्टइंडीज में विराट कोहली ने 76 रनों की पारी खेलकर एशिया महाद्वीप के बाहर 88वीं बार 50 रन से ज्यादा का स्कोर बनाया। इस मामले में उन्होंने टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा। 96 50 प्लस स्कोर के साथ सचिन तेंदुलकर इस रिकॉर्ड के टॉप पर हैं। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पारी और 141 रन से हराकर एशिया के बाहर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज में 10वीं टेस्ट जीत हासिल कर भारत के बाहर किसी भी देश में टीम की सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने का भी रिकॉर्ड बनाया है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ों में हालात अब भी सबसे ज्यादा बिगड़े नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया, जिसका सीधा असर लोगों की आवाजाही पर पड़ा। सामने आए एक वीडियो में दिखा कि पहाड़ों से बड़ी तादाद में बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे की तरफ रफ्तार में गिर रहे थे, जिसमें कुछ पत्थर सड़कों पर गिरे जबकि कुछ और नीचे गिरते चले गए। सड़क पर पहाड़ से गिरे इस मलबे की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। पिथौरागढ़ में बारिश से हुई बर्बादी का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि बारिश और जमीन धंसने की वजह से सड़क का एक पूरा हिस्सा गिर गया। सड़क पर हुई इस कटान की वजह से रास्ता बंद हो गया, जिससे वहां से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। इस दौरान ऊपर से बहकर आता पानी वहां तेज रफ्तार से बहता नजर आया। वहीं धारचूला इलाके में भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। भारी बारिश की वजह से काली नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे वहां निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश से हुई लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद हो गया। बताया गया कि पहाड़ों से यह मलबा पीपल कोटी में पागल नाला इलाके की सड़क पर गिरा, जिसमें चमोली से बद्रीनाथ को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे एक बार फिर बंद हो गया। सड़क पर मलबा बड़ी तादाद में गिरने से वहां से पैदल निकलना भी मुश्किल नजर आया। जगह जगह पहाड़ों से टूटकर गिरी चट्टानें नजर आईं, जिसके बाद अब प्रशासन की तरफ से रास्ते को खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। अल्मोड़ा में भी लैंडस्लाइड की वजह से हालात बेहद खराब हो गए। सड़क टूटने की वजह से वहां कई गांवों की हजारों की आबादी प्रभावित हुई, जिसका असर उनके रोजगार और आम जिंदगी पर पड़ा। बाकी रोड हमारी 2-3 जगहों से बिल्कुल टूट चुकी है। दो गाड़ियां भी नहीं, मतलब एक सिंगल ऑल्टो भी नहीं निकल पा रही वहाँ पर से, और खतरा है उसमें जाने में, किसी को आने जाने में भी। राशन पानी हमारा सब बंद होने वाला है। उत्तराखंड का पौड़ी भी बारिश से बेहाल है। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें मशीनों की मदद से हटाने की कोशिशें जारी हैं। वहीं रास्ता बंद होने की वजह से गाड़ियां वहां सड़क किनारे लंबी कतार में खड़ी दिखाई दी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात ये हैं कि वहां लैंडस्लाइड की वजह से 7 सड़कें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया। बारिश की वजह से रास्तों पर मलबा फैल गया, जिसे मशीनों की मदद से हटाया गया। वहीं कई गांवों में पिछले कई दिनों से बिजली गुल है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आने से 6 से ज्यादा मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सभी हमारी तहसीलों और थाने और विभाग अलर्ट में रखे गए। इस बारिश से हमारे टोटल 7 मोटर मार्ग बंद है, जिसमें से 5 ग्रामीण है और 2 अन्य जिला मार्ग है, और इनको खोलने की भी कार्रवाई विभाग के द्वारा की जा रही है। इस बीच सीएम धामी ने प्रभावित लोगों को मदद का भरोसा दिया। फिलहाल अभी लोगों को राहत में किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो, उसके लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जनजीवन वहाँ पर सामान्य हो।
वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भी हालात खराब बने हुए हैं। मंडी, कुल्लू और मनाली में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई सड़कें अब भी बंद हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मनाली में कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं, जिससे वहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और पैदल जाने तक का रास्ता बंद हो गया। वहीं व्यास नदी अभी भी उफान पर बहती नजर आई। इस बीच हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्हें टूटी हुई हालत में सड़कें दिखाई दी। सड़कों पर जगह जगह दरारें मिली, पहाड़ों से रास्ते पर गिरा मलबा नजर आया, जिन्हें मशीनों की मदद से हटाया जा रहा था। मुख्यमंत्री जी ने जो है पिछले कल जितने भी प्रभावित लोग हैं, जो परिवार है, उन सबको 1-1 लाख रुपए जो है सरकार की ओर से देने का निर्णय लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि ब्यास नदी के इलाके में अवैध खनन की वजह से हालात ज्यादा खराब हुए और भूमाफिया पर कार्रवाई की जाएगी। मॉनसून शुरू होते ही मुंबई सहित देश के कई हिस्सों में स्टमक फ्लू के मरीज बढ़ने लगे। बीएमसी ने भी माना कि बरसात के दिनों में स्टमक फ्लू के मामलों में अचानक बढ़ोतरी हुई है, जिसकी बड़ी वजह दूषित खाना या दूषित पानी हो सकता है। बताया गया कि स्टमक फ्लू भी अब वायरल बुखार की तरह हो गया है और इसकी चपेट में आने वालों ने अगर बीमारी को नजरअंदाज किया तो इसका असर लिवर, किडनी और दूसरे अंगों पर पड़ सकता है। स्टमक फ्लू के मरीजों में आंत में सूजन के साथ ही दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत आम है और ऐसे मरीजों में पहले 2 दिन बुखार के साथ ही जी मिचलाना, उल्टी, दस्त और पेट में ऐंठन, दर्द के लक्षण दिखते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक स्टमक फ्लू से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन तो बेहद जरूरी है ही, साथ ही अच्छी तरह पका, गर्म खाना और ढका हुआ खाना ही ठीक है। स्टमक फ्लू से बचने के लिए डॉक्टरों की सलाह है कि बासी खाना और बाहर के खाने से परहेज करें। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग को लेकर नासा ने इसरो को बधाई दी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने ट्वीट कर इसरो को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नासा इस मिशन से आने वाले रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने भी भारत और इसरो को बधाई दी। फवाद चौधरी इमरान सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रह चुके हैं। कम वेतन और एआई के बढ़ते प्रयोग के विरोध में हॉलीवुड राइटर्स और एक्टर्स हड़ताल पर बैठ गए हैं। न्यूयॉर्क में राइटर्स और एक्टर्स ने मूवी की शूटिंग करने या प्रमोशन में शामिल होने से मना कर दिया है। तुर्की में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ये हैं कि गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालात को काबू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज भी तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की भविष्यवाणी की थी। हालांकि यमुना का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन दिल्ली में जल भराव अभी तक कम नहीं हुआ। लोगों को डर है कि अगर तेज बारिश हुई तो दिल्ली वालों को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। पिछले कुछ समय से बारिश का यह सिलसिला शुरू हुआ है और ऐसे में लोगों को जो यमुना का जलस्तर घटने से राहत मिली थी, कहीं इस बारिश की वजह से वो राहत फिर से आफत में ना बदल जाए, ये दिल्ली वाले इससे डरे हुए हैं। हालांकि इस बारिश की वजह से तापमान कम हुआ है, मौसम सुहाना जरूर हुआ है, लेकिन जलजमाव जो कि दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी है, वहां हालात फिर से बिगड़ने की आशंका हो रही है। कई इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिन भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है और इस बारिश की वजह से ये समस्याएं जो जलभराव की हैं वो और बढ़ ना जाए। दिल्ली में उफनती यमुना का जलस्तर 2 दिन बाद 208 मीटर के नीचे आ गया। हालांकि आज भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बहती रही और कई इलाके पानी में डूबे रहे, जिनमें ऐतिहासिक महत्व की इमारत लाल किला भी शामिल है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बताती हैं कि यमुना ने किस तरह पूरे लाल किले को अपने आगोश में ले लिया। लाल किला ही नहीं, उसके आसपास की सड़कें भी पानी से लबालब भरी दिखी। रिंग रोड को जोड़ने वाली ये जो सड़क है लाल किले के पीछे वाले हिस्से की है और ये जो सड़क है रिंग रोड को जोड़ती है। लेकिन इस सड़क पर अभी भी आप देखिए जल भराव की स्थिति है। लगभग आधा जो रास्ता है वो पानी में डूबा हुआ। जब तक ये पानी नहीं निकलता तब तक रिंग रोड क्लियर नहीं हो सकता है, यानी रिंग रोड को बंद रखना ही पड़ेगा। लाल किले के पास की इस सड़क पर जल भराव के कारण उन लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है जिनके पास यहां से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिन्हें रिंग रोड आना है, यानी आईटीओ से आप आईएसबीटी के लिए आते हैं या फिर आप करनाल बाईपास की ओर जाते हैं, हरियाणा की ओर जाते हैं, तो आपको इस सड़क को पकड़ना ही होगा और इस
सड़क पर चारों तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। जलमग्न की स्थिति है। 5 से 6 फुट तक यहाँ पर पानी बताया जा रहा है। जिनमें ऐतिहासिक महत्व की इमारत लाल किला ही नहीं, राजघाट भी लगातार दूसरे दिन जलमग्न दिखा। हालांकि यमुना का पानी घटने से राजघाट के आसपास की सड़कों पर जलजमाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन गांधी जी की समाधि के चारों तरफ आज भी पानी ही पानी नजर आया। इस कारण लगातार दूसरे दिन राजघाट पर पर्यटकों की एंट्री बंद रही और हमेशा सैलानियों से गुलजार रहने वाले राजघाट में सन्नाटा पसरा दिखा। राजघाट के सामने की रोड पर आज पानी का दबाव कुछ कम होता दिखा। हालांकि फिर भी सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा रहा। हम आपको राजघाट के आसपास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, राजघाट तो पूरा डूबा हुआ है, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा रिंग रोड का बड़ा हिस्सा जो है वो भी डूबा हुआ है। राजघाट के पास ही नहीं बल्कि सिविल लाइंस, ISBT, ITO और सराय काले खां तक रिंग रोड पर पानी दिखाई दिया। इस कारण इस व्यस्त सड़क से रोजाना निकलने वालों को परेशानी उठानी पड़ी। दिल्ली में यमुना का पानी उतरता दिखा तो सियासत की बाढ़ आ गई। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और सवाल किया कि हथिनी कुंड बैराज से सारा पानी दिल्ली की ओर ही क्यों छोड़ा। जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी, क्यों कुछ पानी हरियाणा में और यूपी में नहीं छोड़ा जा सकता था। आतिशी के आरोपों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और उन्हें पानी का स्वभाव याद दिला दिया। पानी का तो स्वभाव है, ऊपर से नीचे जाता है और हथनी कुंड से दिल्ली काफी नीचे। अब हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से ही पानी आया, हिमाचल से आया, पंजाब से आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं करते। इस दौरान उन्होंने तंज कसा कि केजरीवाल तो काफी बुद्धिमान हैं, वो चाहे तो पानी का स्वभाव बदल दें कि वो नीचे ना आए, ऊपर चला जाए। यमुना का जलस्तर बढ़ने का असर दिल्ली से सटे नोएडा में भी साफ दिखाई दिया। यहां यमुना के किनारे सेक्टर 135 में पानी बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए, जिसमें लोगों के साथ साथ मवेशी भी फंस गए, जिन्हें निकालना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया, क्योंकि हर तरफ पानी करीब करीब गर्दन तक पहुंच गया था और ऐसे में मवेशियों को निकाल पाना आसान नहीं था। बताया गया कि प्रशासन ने वहां से करीब 900 से ज्यादा गायों को निकाला, जिसका एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि बड़ी तादाद में गायों को एक कतार में निकालने की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान आगे एक ट्रैक्टर चल रहा था और उसके पीछे पीछे सभी गायें एक कतार में जा रही थी। इस बीच गायों को वहां से निकाल रहे लोग उन्हें हाँकते रहे ताकि वो रास्ते से ना भटकें। बताया गया कि वहां आसपास कई फार्म हाउस हैं, जिनमें रहने और काम करने वाले लोग बड़ी तादाद में इस बाढ़ में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए प्रशासन को बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए NDRF और SDRF की टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वहां यमुना का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पूरा इलाका पानी में डूबा नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। दुकान, मकान, खेत खलिहान सबके सब पानी में डूबे नजर आए। कुछ जगहों पर तो कई पेड़ ऊंचाई तक पानी में डूबे दिखे। बताया गया कि यमुना के किनारे का डूब क्षेत्र तो और भी ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि वो काफी निचले हिस्से में था, जिसकी वजह से वहां पानी 10 फीट के ऊपर तक भर गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीमें पहुंची थीं, उन्हें ट्रैक्टर और नावों का सहारा लेना पड़ा, जिसमें बिठाकर वहां फंसे हुए लोगों को निकाला गया। इस दौरान लोग अपने साथ जरूरी सामान लेकर आते दिखाई दिए। बताया गया कि बाढ़ के पानी की वजह से वहां लोगों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा और जो लोग वहां खेती और नर्सरी के काम से जुड़े थे, जल प्रलय ने उनका सब कुछ डुबो दिया और उन्हें किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलने को मजबूर होना पड़ा। बताया गया कि वहां कुछ लोग बस्तियों में भी रह रहे थे, जिन्हें निकालने में प्रशासन को ज्यादा परेशानी हुई। बताते हैं कि यहाँ पर एक रोड हुआ करती थी जो कि पूरी तरह से बह गई है। आप देखिए पेड़ पूरी तरह से डूबे हुए हैं। चारों तरफ देखिए पूरा यहाँ पर ये डूब क्षेत्र है। यमुना से पानी यहाँ पर आया है, इसलिए पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। नर्सरी है बगल में, वो नर्सरी पूरी डूबी हुई है। गौशाला है जो कि पूरी डूबी हुई है। पीछे फार्म हाउसेस बने हुए हैं, उनमें पूरा पानी भर गया है। हालात को देखते हुए दूसरे किनारे से आने वाली सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
कोई खास चुनौती तो नहीं है। पानी रिसीड करे तो टापू वगैरह बनने शुरू हो गए हैं, तो कभी नाव कभी ट्रैक्टर, इस तरीके से दोनों कंबाइंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच प्रशासन ने वहां फंसे हुए सभी लोगों और मवेशियों को सुरक्षित निकाल लेने का दावा भी किया। पाकिस्तान की सीमा और नोएडा के सचिन की लव स्टोरी हर दिन एक नई सुर्खियां बटोर रही है। सीमा और सचिन की लव स्टोरी के पीछे आखिर क्या नया ट्विस्ट है और सीमा को लेकर पाकिस्तान में क्यों मचा है गदर? तमाम सवालों पर हमने सीमा और सचिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन लोगों से हमें बात नहीं करने दी। हमारे सहयोगी सैयद मुबश्शिर उनसे बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और सैयद मुबश्शिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, क्या हुआ आखिरकार? आपको क्यों रोका गया सीमा और सचिन से मिलने से? देखिए, सबसे पहले चंदन, मैं आपको दिखा दूं, मैं उसी घर के बाहर खड़ा हूं जिसमें सीमा और चंदन इस वक्त अंदर है। हालांकि ये उनके पड़ोसी का घर है, रिश्तेदारों का घर है। बताया जा रहा था पिछले 2 दिन से यहीं पर हैं वो लोग, और इसी वजह क्योंकि मेरी मुलाकात भी उनसे यहाँ पर इसी घर में हुई है अभी कुछ देर पहले। लेकिन जो उनका अपना घर है उस घर से रहे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से भीड़ थी, उससे घर वाले खासे परेशान थे। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी कुछ अलर्ट किया गया था और कहा यह गया था कि इस तरीके से अननोन लोगों से ज़्यादा ना मिलने दिया जाए, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ रही थी। काफी दिन से यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा था और दूसरी तरफ जो आम पब्लिक है, गांव के लोग हैं और दूर दराज से लोग इस वक्त सीमा से मिलने के लिए यहाँ पर उनको देखने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ अभी हमने काफी कोशिश की उनसे बात करने की कि हम किसी तरीके से उनकी बात जो है वो जी मीडिया के माध्यम से देश ही नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ उनकी तबीयत नासाज है। दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी साफ तौर पर यह कहा गया कि नहीं, अभी किसी तरीके किसी भी न्यूज चैनल को बाइट नहीं दी जाएगी या फिर उसको कोई इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। हमने काफी कोशिश की बात करने की, लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई जवाब फिलहाल नहीं मिला। और जब हम उनसे अंदर गए और बात करने की कोशिश की कि हम आपसे थोड़ा सा समय चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि असल में चीजें किस तरह से हुई, कैसे हुई और अब क्या उनका रुख है या किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और या दूसरे या देशवासियों से आप कुछ क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि अब आप भारत में आ चुकी हैं और भारत की बहू के तौर पर हो जाता है, क्योंकि ये गांव वाले सीधे तौर पर उनको अपनी बहू की तरह मानते हैं। और इसी तरीके से जो गांव का एक रीति रिवाज है कि जब घर में कोई नई बहू आती है तो उसके स्वागत सत्कार के लिए लोग यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार भी कर रहे हैं। और एक जन है चंदन, जब कोई नई बहू आती है तो उसको मुंह दिखाई के तौर पे भी लोग होते हैं, तो महिलाएं खासकर ज्यादा यहाँ पे उत्साहित नजर आ रही हैं और उन्होंने साफ तौर पर मुंह दिखाई भी दी, क्योंकि घर में एक बहू आई है, भले ही वो दूसरे देश से आई है, जिस तरीके से भी आई है वो उन सब चीजों का। लेकिन हमारे से जब बात करने की कोशिश की गई, हमने काफी ज्यादा कोशिश की यहाँ पर कि किसी तरीके से बात की जा सके उनसे, हम उनको जी मीडिया के माध्यम से उनकी बात देश तक के दूसरे लोगों तक पहुंचा सके, जनता तक पहुंचा सके। तो उनकी तरफ से आता है कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है और पिछले 2 दिन से वो किसी से बात नहीं कर रही है, ना सीमा कर रही है ना सचिन कर रही है। ये घर के बाहर है और ये जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि वो 2 दिन से गायब है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 चीजें इसमें निकल करके सामने आ रही थी कि एक तो जो है पाकिस्तान ने भारत से ये कहा है कि कॉन्सुलर एक्सेस दिया जाए, क्योंकि सीमा जो है वो पाकिस्तान की निवासी है और भारत में है, तो उनको जो दूतावास से कोई जो है संपर्क करने को कहा जाए। और दूसरी बातें ये भी आ रही थी कि सीमा को धमकियां भी मिल रही थी। इन सब बातों का भी इससे अभी जो बातचीत करने से मना किया जा रहा है, इससे कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, अभी चंदन एक इन्वेस्टिगेटिंग का पार्ट है, जो एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट पूरी तरीके से अपने लेवल पर कर रही हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है। हालांकि इसमें श्योरिटी पूरी तरीके से नहीं कहा जाता, लेकिन वजह ये भी हो सकती है क्योंकि सुरक्षा के कारणों से भी कई सारी चीज़ें देखी थी। जिस तरीके से पाकिस्तान से धमकियों की बात रही, दूसरी बात तो उसमें खुद सीमा ने जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं वीडियोज़ देख रही हूँ, पाकिस्तान के भी वीडियोज़ देख रही हूँ, वहाँ पर उन्हें खुलेआम धमकी दी जा रही है, अगर मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मुझे मार दिया जाएगा, मेरी जान को खतरा है। इस तरीके की बातें उन्होंने खुद भी बोली। अभी हमारे सामने बहुत ही ऑफ कैमरा ये सब बातें हमारी काफ़ी देर तक उनसे बात हुई, जब हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमें अपना कुछ समय दीजिए और हम आपकी बात जो है वो देश तक लेके जाना चाहते हैं, देश को सुनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं, आप जिस तरह। लेकिन जांच का जो विषय है, जिस तरीके से वो मांगे करके हिंदुस्तान के अंदर आई हैं, उन सब चीज़ों पर अभी जांच चल रही है। तो हो सकता है कि ये एक वजह जरूर हो। जी, निश्चित तौर पर तो सीमा और सचिन, जिनकी स्टोरी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह सुर्खियां बटोर रही हैं, फिलहाल सीमा और सचिन अब किसी से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सैयद, जैसा कि आपने बताया कि अभी 2 दिन से वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, इससे पहले जो सुर्खियां बने हुए थे वो काफी ज्यादा अटेंशन मिल रहा था, ऐसा लग रहा था वो काफी इंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं यही अटेंशन उनके लिए मुश्किलें बन गया है।
बिल्कुल चंदन, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे टिके रहना कमाल होता है। ये कहावत है बहुत पुरानी। उसी तरीके से कि पिछले कुछ दिन से, एक हफ्ता, आज 8वां दिन है, 8 दिन से मतलब 6 दिन पहले तक, 6 दिन से जो है पूरी तरीके से सुर्खियों में थी, लाइमलाइट में थी। सभी लोग उनको देख रहे थे और जानना चाह रहे थे, उनकी कहानी सुनना चाह रहे थे, किस तरीके से बात करती है। लेकिन अब पिछले 2 दिन से वो पूरी तरीके से अपने आप को बंद किया हुआ है, अपना घर भी छोड़ा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं पहले उनका अपना घर दिखा दूं। ये जो गली में जहां मैं खड़ा हूं, इसी घर पे अंदर सीमा और सचिन दोनों मौजूद हैं। यहाँ पर अंदर हैं, हालांकि इनके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो उसी घर में रखा गया है। पुलिस के 2 जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ ये जो गली आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन सुभाषिष दास से कहूँगा थोड़ा सा पैन करके दिखाएं। अंधेरा है फिलहाल, ये गाँव का एरिया है। जो सामने आपको मकान दिख रहा है, मैं उस मकान तक भी लेके जा रहा हूं क्योंकि उससे पहले हमारी बच्चों से बात हुई। बच्चे जो 4 बच्चे हैं वो अलग हैं और सीमा और सचिन को दूसरे घर में रखा गया है। हो सकता है ये सिक्योरिटी रीजन से भी रखा गया, हो सकता है जिस तरीके से पूरा भीड़ यहां पर आ रही है, जो लोग मिलना चाह रहे हैं उससे परेशान होकर भी हो सकता है कि यहाँ ये कदम उठाया गया हो कि उनको दूसरे घर में शिफ्ट किया गया है। हालांकि जिस तरीके से ये घर है, आप बता दो कि बहुत पुराना घर बना हुआ है और ये घर आप देखेंगे कि ये सीमा सचिन का अपना घर है। ये पूरी तरीके से बंद है, अंदर से लॉक है, सिर्फ बच्चे हैं और जो सचिन का जो परिवार है वो अंदर है। हालांकि सीमा और सचिन जो है वो दूसरी जगह है, जो मैंने आपको पहले तस्वीरों में दिखाया। तो इनको सुरक्षा के कारणों से भी और बहुत ज़्यादा लगातार यहाँ पर जब बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा एक बार की बात करके अगर कोई निकल सके। ये इनका अपना घर है सचिन का, चंदन, और यहाँ पर जो है सिर्फ बच्चे हैं, जो कह सकते हैं कि इन बच्चों को अलग रखा गया जी। अंदर से फिलहाल कोई आवाज चंदन नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार बिल्कुल अंदर। सचिन आप अंदर हैं क्या? एक बार हमसे बात कर सकते हैं आप? सचिन, आप हमसे बात कर सकते हैं एक बार? हम जी मीडिया से हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं एक बार अगर आप अंदर हो तो? सचिन, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप सचिन, सीमा जी, हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो क्या बाहर आ सकते हैं, एक बार हमसे बात कर सकते हैं? सचिन, तो आप देख सकते हैं कि लगातार खटखटाने की कोशिश की, आवाज भी दी गई, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक है क्योंकि बच्चे अंदर हैं और जो परिवार है वो अंदर है। तो यहां जब बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये जरूर कहा जा सकता है कि बच्चों को अलग रखा गया है क्योंकि यहाँ पे परिवार का भी कोई सदस्य दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। हालांकि क्योंकि काफी दिन से लगातार यहाँ पर बड़ी गहमा गहमी है, भीड़ है, लोगों से अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं सीमा से। जाहिर है कि बहुत ज्यादा शोहरत फैल गई थी और ये शोहरत ही अब मुसीबत बनी हुई है सैयद, और शायद इसी वजह से फिलहाल अभी मीडिया से बातचीत वो नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।